तुम लोग सोचते होगे कि साउथ इंडस्ट्री एक हैप्पी फैमिली जैसे सब मिल बांट के रहते हैं। गलत। ये ऐसी चार भाइयों की कहानी है जहां हर कोई सीक्रेटली फैमिली की दौलत को अपने नाम करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ दौलत से मेरा मतलब है बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। ये चार भाइयों के नाम है तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा इंडस्ट्री। असली गेम ऑफ थ्रोन्स तो यहाँ चल रही है। सबको ये भी लगता है कि साउथ हमारे धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करता है, बट आज हार्श रियलिटी पता चलेगी तुमको, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब तमिल इंडस्ट्री एक हिस्टोरिकल पावर हाउस है। जब पैन इंडिया का मतलब किसी को पता भी नहीं था, तब से तमिलनाडु में पैन इंडिया स्टार्स बैठे थे, जैसे रजनीकांत सर और कमल हसन सर। इन लोगों ने सिर्फ तमिल ही नहीं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और यहाँ तक कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है। ये साउथ इंडियन एवेंजर्स है, बस दुनिया को बचाने की जगह ये बॉक्स ऑफिस नंबर्स को बचाते थे। कई सालों से तमिल सिनेमा अपने कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स और पागल तरीके के एक्सपेरिमेंट्स के लिए फेमस है। रोबोट, अनबे शिवम, मर्क्यूरी 24, टेडी, आए, इतनी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स की सेंसर बोर्ड को शायद कई पैग्स लगाने पड़ गए होंगे इन मूवीज को समझने के लिए। लेकिन अब हाल कुछ अलग ही है। 2024 में मलयालम सिनेमा प्रेमालू, आवेशम और मंजुबल बॉयज जैसी पैन इंडिया हिट्स दे रहा है। हनुमान जैसी लो बजट तेलुगु फिल्म्स भी 500 करोड़ से ज्यादा कमा रही है। प्रभास, एसएस राजा, ये लोग तो है ही 1000 करोड़ क्लब में। लेकिन 2024 में तमिल सिनेमा के बहुत बुरे हाल है। कैप्टन मिलर 150 करोड़ कमा पाई और मैरी क्रिसमस तो 50 करोड़ के पास भी नहीं पहुंची, आधा बॉलीवुड होने के बाद भी। लगता है मैरी क्रिसमस की पार्टी में सेंटा को इनवाइट करना ही भूल गए। कमल हसन और शंकर की इंडियन 2 का भी यही हाल था। चेन्नई के कुछ थिएटर ओनर्स तो थालापति विजय की पुरानी फिल्में दिखा दिखा कर गुजारा कर रहे हैं। 1996 में जब साउथ इंडियन फिल्म्स हिंदी बेल्ट में इतनी फेमस नहीं थी, तब भी कमल हसन के इंडियन ने 50 करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें से 15 करोड़ सिर्फ नॉर्थ इंडिया से आए थे। दशावतारम, जिसमें कमल हसन ने 10 रोल्स किए थे, वो 200 करोड़ का माइलस्टोन अचीव करने वाली पहली साउथ इंडियन फिल्म थी। और रजनीकांत की रोबोट ने 2010 में 300 करोड़ रुपए कमाए थे। बॉलीवुड वर्सेस साउथ के डिबेट के बाद सबसे बड़ी फाइट है तमिल वर्सेस तेलुगु। तमिल तेलुगु की ये रेस में तेलुगु इंडस्ट्री रॉकेट पे है और तमिल इंडस्ट्री एक पंचर टायर वाली साइकिल पे। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, रामचरण, जूनियर एनटीआर और प्रभास सब पैन इंडिया स्टार्स बन गए हैं। थालापति विजय भी थालापति 69 के बाद रिटायर हो रहे हैं। लगता है तमिल इंडस्ट्री को एक नया सुपर हीरो चाहिए और शायद एक अच्छी पीआर एजेंसी भी। तो क्या तमिल सिनेमा खत्म हो गया है? क्या वो फिर से साउथ का किंग बनेगा, या ये एक सिनेमैटिक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स है? आइए इसको समझते हैं। जब आप पैन इंडिया साउथ इंडियन फिल्म्स के बारे में सोचते हो, सबसे पहले बाहुबली ही याद आता है, एक सिनेमैटिक मैमोथ। 1948 में तमिल सिनेमा में चंद्रलेखा मूवी आई थी। वो इतनी फेमस फिल्म है कि उसका हिंदी वर्जन बॉम्बे में 600 से ज़्यादा प्रिंट्स के साथ रिलीज हुआ था। उस जमाने में इतना वाइड रिलीज, जितना वाइड अभी गैप है तमिल और तेलुगु बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बीच में। आखिरी सक्सेसफुल पैन इंडिया तमिल फिल्म रजनीकांत की 2.0 थी। उसके बाद पैन इंडिया से पैन इंडिया बन गई तमिल इंडस्ट्री। अब बात करते हैं तेलुगु इंडस्ट्री की। तेलुगु इंडस्ट्री ने बाहुबली 1 और 2 से एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। पैंडेमिक के बाद भी पुष्पा 2 को सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी पे रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी उस मूवी ने अल्लू अर्जुन को नॉर्थ इंडिया का सुपरस्टार बना दिया 360 करोड़ की कमाई करके। पुष्पा 2 ने सिर्फ हिंदी बेल्ट से ही 700 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ये मूवी फाइनेंशियल थैनोस है, बस यूनिवर्स का आधा हिस्सा छीनने की जगह आधा बिलियन रुपया छीन रही है। फिर नरसिम्हा रेड्डी, RRR, साहो, गुंटूर कारम, हनुमान और कार्तिकेया 2 जैसी सुपरहिट फिल्में आती है। तेलुगु फिल्म्स का जादू पूरे इंडिया में छा जाता है। पर तमिल सिनेमा, PS1 और मास्टर को अलग रख दो तो थालापति विजय की लियो और गोट, ये तो हिंदी स्पीकिंग रीजन्स के नेशनल मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज भी नहीं हुई थी। ये फिल्में सिर्फ सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में रिलीज हुई थी। रजनीकांत की जेलर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रीजन,
28 डेज का OTT डील। इससे जल्दी पैसे तो मिल जाते हैं बॉक्स ऑफिस अर्निंग्स कम होने के बावजूद। उनको लगता है कि उनकी फिल्म में नॉर्थ में उतना नहीं कमा पाएगी जितना OTT वाले उनको डील ऑफर करते हैं। बट वो ये नहीं जानते कि पुष्पा 2 जैसी एवरेज फिल्म को भी अगर प्रॉपरली मार्केट करा जाए और हाइप बनाई जाए तो 700 करोड़ भी चॉकलेट है नॉर्थ के ऑडियंसेस के लिए। तमिल इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा ये स्ट्रैटेजिक रिट्रीट है, सरेंडर नहीं, अनलेस इट इज, और कोई मान ही नहीं रहा है। तमिल इंडस्ट्री अपने डायरेक्टर्स को उतना प्लेटफॉर्म नहीं दे रही जितना देना चाहिए, इसलिए वो बॉलीवुड में आ जाते हैं। AR मुरुगदॉस सलमान खान के सिकंदर डायरेक्ट कर रहा है और लोकेश कनगराज आमिर खान के साथ काम कर रहा है। एटली ने SRK के साथ जवान करी और अब सलमान खान के साथ नेक्स्ट मूवी करेंगे। शंकर अब तेलुगु एक्टर रामचरण की फिल्म डायरेक्ट कर रहा है। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन तो है इंडस्ट्रीज के बीच का कोलैबोरेशन, पर मेरी नज़र से देखो तो ये खोया हुआ भाई मिलने जैसा है। बस फर्क इतना है कि वो भाई तुम्हारे पास बची हुई प्रॉपर्टी भी लेकर चला जाएगा। लेकिन रुको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करना अभी बाकी है। तमिल सिनेमा जो सोशली कॉन्शियस स्टोरीज के लिए फेमस था, अब स्टार्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। बड़े बड़े स्टार्स को प्रायोरिटी मिलती है और दूसरे फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को मौका तक नहीं मिलता। क्रिएटिव लोग बॉलीवुड या अदर इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं। ये एक विशियस साइकिल है। ऑडियंस बड़े स्टार्स मांगती है, स्टूडियोज रिस्पांस देते हैं और इंडस्ट्री स्टैग्नेंट हो जाती है। ये एक बकवास सी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। ये तक कहा गया कि तमिल ऑडियंस इतनी टॉक्सिक है कि वो दूसरे इंडस्ट्रीज के फिल्म को सपोर्ट तक नहीं करते। जवान में तमिल डायरेक्टर एटली और तमिल एक्टर विजय सेतुपति और एक्ट्रेस नयनतारा के होने के बाद भी सिर्फ 50 करोड़ का कलेक्शन करती है। अब आप बोलोगे कि जवान बॉलीवुड फिल्म थी, वो तमिल में इतना क्यों कमाएगी? हाँ भाई, वॉर 2 आने दो, तेलुगु से NTR के फैंस कितना कलेक्शन लाकर देंगे वो देखना। सच्चाई ये है कि इंडिया में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन देशद्रोह और रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने को माफ नहीं किया जाता। यहाँ पे तमिल एक्टर कमल हासन पर हमेशा से एलिगेशंस लगते हैं कि उनकी फिल्में हिंदुइज्म को बदनाम करती है। 2023 में अन्नपूर्णा जैसी फिल्म आई जिसने भगवान राम को मीट ईटर बता दिया था और लव जिहाद को भी प्रमोट किया था। नयनतारा पे केस भी हुआ। उससे पहले स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर डाली थी। स्टालिन के बेटे ने तमिल फिल्म्स में काम किया है और कई फिल्म्स प्रोड्यूस भी की है, जैसे कि कमल हसन की इंडियन 2। अगर ऐसे लोग स्क्रीन के पीछे से कंट्रोल करेंगे और दूसरे रिलीजन्स के खिलाफ जहर उगलेंगे ना, तो इंडस्ट्री तो गिरेगी ही। ये भी एक बड़ा रीजन है तमिल इंडस्ट्री के डाउनफॉल का। अगर तमिल इंडस्ट्री के डाउनफॉल पे अलग से वीडियो चाहते हो तो कमेंट में डाउनफॉल ऑफ तमिल इंडस्ट्री लिख दो, मैं बना दूंगा। तेलुगु इंडस्ट्री ने कभी रिलीजियस हेट स्प्रेड नहीं किया। RRR और बाहुबली जैसे फिल्म्स ने सनातन धर्म को रिस्पेक्ट से दिखाया है और इसीलिए उनको सक्सेस भी मिली है। एक बात दोनों इंडस्ट्री में कॉमन है, तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री दोनों की ही फिल्में अच्छी ओपनिंग लेती है, बट फिर भी तमिल मूवीज अच्छी ओपनिंग लेने के बाद या मलयालम मूवीज में इतना अच्छा कंटेंट होने के बाद भी इनकी मूवीज 1000 करोड़ का मार्क टच नहीं कर पाती। ऐसा क्यों है? जानने के लिए ये वीडियो देखो और कमेंट में नेगेटिव चाहे पॉजिटिव अपने ओपिनियन जरूर लिख के जाओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।